ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टेंसेस के साथ। हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे इस तरह से ताकि आपको दोबारा टेंसेस कभी ना पढ़ने पड़े। हम सब जानते हैं दैट गाइस, आप इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 3 में आपने टेंसेस स्टार्ट किए थे, बट स्टिल आप अभी तक इसके साथ लड़ते झगड़ते आ रहे हो। तो आज कुछ ऐसा करेंगे कि ये लड़ना झगड़ना यहीं पे बंद हो जाए और आप इन टेंसेस को हमेशा के लिए अपने साथ लेके जाइए आज इस वीडियो में से। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। टेंसेस का सीधा सीधा एक मीनिंग है जिसका मतलब है टाइम। ठीक है, आपने टेंसेस को बस इसी तरह से समझना है कि टेंस का मतलब होता है टाइम। जिस भी समय में बात होती है उस समय को बताने के लिए हम टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, बस और कुछ नहीं। समय जो है वो 3 तरह का होता है गाइस, ये तो हम सब जानते हैं। ठीक है, एक हो गया बीता हुआ कल, एक है आज और एक है आने वाला कल। ठीक है गाइस, इसको हम बीता हुआ कल कहेंगे, बीता हुआ, ये आज है और ये आने वाला कल है। बस इसी 3 तरह से हमारे टेंसेस भी वर्क करते हैं। 3 ही तरह की चीज़ें होते हैं, एक बीता हुआ कल, एक आज और एक कल। कल तक आपने टेंसेस के साथ लड़ाई झगड़ा किया है, आज वो झगड़ा खत्म हो जाएगा और आने वाले कल के बाद से वो झगड़ा दोबारा आपको कभी करना नहीं पड़ेगा। सो इन्हीं को इंग्लिश में हम 3 वे में कह लेते हैं। ओके, सबसे पहले बीता हुआ कल यानी कि पास्ट, आज, ठीक है, टुडे। ठीक है, टुडे को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट। ठीक है जी, और आने वाला कल जो टुमारो है हमारा, उसी हम क्या कहते हैं, फ्यूचर। ठीक है, तो बीता हुआ कल जिसे हम येस्टरडे कहते हैं, आज, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो इन्हें वापस से एक बार देख लेते हैं कि टेंसेस जो हैं, जो टाइम है वो 3 टाइप में है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। 3 टाइप का ही हमारे पास समय है जो हमने भी डिस्कस कर लिया, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब गाइज वापस से एक चीज को समझने का टाइम आ गया। टेंसेस 3 तरह के हैं। ठीक है, मैं प्रेजेंट के साथ शुरू करूंगी गाइज। वाई प्रेजेंट? बिकॉज आई कंसिडर दैट प्रेजेंट टेंस इज द टेंस विच वी आर यूजिंग 70% ऑफ द टाइम्स व्हेन वी टॉक। ठीक है, जब भी आप बात करते हैं तो 70% समय आप हमेशा प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं शाम को ये करूँगा, अभी ये कर रहा हूँ, पढ़ाई चल रही है, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सो रहा हूँ, कुछ भी, सब कुछ ज़्यादातर चीज़ें टाइप आप प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करते हो। तो प्रेजेंट टेंस के ही क्लासिफिकेशंस को देखेंगे और समझेंगे कि प्रेजेंट टेंस में हम किस किस तरह की बात करते हैं। गाइस, सबसे पहले जो हमारा रहता है वो रहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनेट को मैं आपको डिकोड करके समझाऊंगी क्योंकि आज की वीडियो में हम सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट को ही देखेंगे, ये क्या है, क्यों है और किस तरह से इस्तेमाल होता है। गाइज, मैंने पिछले 2 वीडियोस में आपको ग्रामर के कंप्लीट बेसिक्स समझाए थे। आपको याद होगा 6 बेसिक्स थे। ठीक है, 3 आपने फर्स्ट वीडियो में किए थे, 3 आपने सेकंड वीडियो में किए थे। अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो अभी जाके आई बटन पहले वो वीडियो देख लो, तभी आपको ये वीडियो समझ में आने वाला है। तभी आप टेंसेस को समझ पाओगे उस तरह से कि दोबारा कभी टेंसेस को पढ़ना ना पड़े। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, तो पहले आप बेसिक्स के वीडियो देख लो और वापस इस वीडियो पर आ जाओ ताकि आपको दोबारा कभी भी टेंसेस नहीं पढ़ना पड़े। क्लियर? तो चलो देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है और ये किस तरह से इस्तेमाल होता है, हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे ताकि ये चीज़ दोबारा हमें सीखनी ना पड़े। तो इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है हिंदी में? जो अनिश्चित है, जिसके बारे में हम श्योर नहीं हैं, या फिर कौन एक्टिविटी कर रहा है उसके बारे में हम श्योर नहीं हैं, उस केस को हम बोलते हैं इनडेफिनेट, यानी कि हम नॉट श्योर लेके चले। ठीक है, चलिए, एक तो ये हो गया इसका यूज़ कि अगर हम किसी चीज़ को लेके नॉट श्योर हैं, अनश्योर हैं, तो हम उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट का इस्तेमाल करते हैं। अब इसका दूसरा यूज़ देख लेते हैं। जितनी भी आपकी आदतें हैं, जितनी भी आपकी हैबिट्स हैं, आपकी आदतें हैं, उनके बारे में बात करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। अब आपकी वो कोई भी आदत है, ठीक है, इसका एग्जांपल ले लें। जैसे कि आप बोलोगे आई गो फॉर अ वॉक डेली, मैं हर दिन वॉक पे जाता हूँ। आई गो फॉर अ वॉक डेली, ये आपकी आदत है। ठीक है, जितनी भी आपकी आदतें हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही फॉर्म होती हैं। थर्ड यूज़ देख लेते हैं। जितने भी यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, यूनिवर्सल क्या हो गया यहाँ पे, यूनिवर्स नहीं कह रही हूँ, यूनिवर्सल का मतलब होता है जो पूरी दुनिया में लागू होता है, कुछ भी ऐसा जो पूरी दुनिया में सबके लिए सच है, एक जैसा है। जैसे मैं बोलूँगी, इसका एग्जाम्पल देख लो, द सन
राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, ये दुनिया में सबके लिए सच है, चाहे वो किसी भी कंट्री से बिलोंग करता है, किसी भी नेशनैलिटी से है। उस केस में हमारा जो यूनिवर्सल फैक्ट है वो सेम रहेगा, किसी के लिए भी बदलेगा नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो लास्ट है हमारा वो है रिपीटेटिव एक्शन। गाइस, अब रिपीटेटिव एक्शन क्या होता है, इसको हम आदतों के साथ ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में हम वो चीज़ें बार बार करते हैं। ये 4 यूज़ होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के। और गाइस, अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आ जाता है, रेस्ट ऑफ द टेंसेस आर वेरी ईजी, वेरी ईजी। मैं आपको उस तरह से बताऊंगी टेंसेस कि आपको कभी भी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, ना आपको इनके रूल्स याद रखने पड़ेंगे, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, और ये चीज़ें आपको खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगे। बट आपको ये वीडियोस एंड तक देखने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा, और उनको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। और जो आपको टास्क मिलेगा वो भी करोगे, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है गाइस, तो वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं। जो भी चीज़ें हम अनश्योर होते हैं, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, उन बातों के बारे में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। कितनी भी आपकी आदतें हो, आपके मम्मा पापा की आदतें हो, आपके दोस्त की आदतें हो, जो भी चीज़ आदत में आती है वो सब इसमें आ जाएगा। यूनिवर्सल फैक्ट जो पूरी दुनिया के लोगों के लिए सच है, जैसे कि मैं बोलूँगी द वर्ल्ड इज़ फाइटिंग विद कोविड-19। अब ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, ठीक है, क्योंकि सारी दुनिया जो है वो इससे कर रही है फाइट। ओके, तो और जो फोर्थ यूज़ है वो क्या है कि जो भी रिपीटेटिव एक्शंस हैं, जितनी भी चीज़ें रिपीटेडली होती हैं, आप करते हो या कोई और करता है। अगर आप बोलते हो कि वो झूठ बोलता है, आप बोलोगे ही लाइज, ही लाइज, तो ये एक रिपीटेटिव एक्शन है और आपने ही लाइज बोलकर प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसको फॉर्म कर लिया। आई होप ये समझ में आ गया। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंसेस को बनाया कैसे जाता है, उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, ग्रामर इंग्लिश का बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह होता है गाइस। जैसे आप अपने मैथ के फॉर्मूलाज को याद रखते हो और रिपीटेडली प्रैक्टिस करने के बाद वो याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ग्रामर भी बिल्कुल वैसे ही वर्क करती है। इंग्लिश ग्रामर मैथमेटिक्स ही है, ठीक है, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझेंगे। मैंने आपको बोला आज हम सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही देखने वाले हैं। तो प्रेजेंट टेंस आप समझ गए क्या होता है। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, आज। और प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को लेके अनश्योर होते हैं। मैंने अभी आप लोगों को मेंशन करा था कि लास्ट 2 वीडियोस बेसिक्स के थे, उनमें मैंने आपको सेंटेंस फॉर्मेशन का रूल बताया था। प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देख लो ताकि आप इनको समझ पाओ और दोबारा आपको कभी भी टेंसेस सीखने की ज़रूरत तो पड़े ही ना। ठीक है गाइज, तो सेंटेंस फॉर्मेशन का रूल मैंने उसमें बताया था, थोड़ा सा आपको रिवाइज कर देती हूँ। वो था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और मैंने आपको उस वक्त भी बताया था सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है नाउन, ये प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है गाइस, जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है। सिंपल है, कोई भी चीज़ हो, जगह हो, जानवर हो, इंसान हो, कुछ भी हो, जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है। वर्ब जो है, ये वी जो स्टैंड करता है, ये स्टैंड करता है वर्ब के लिए। वर्ब का सिंपल मतलब है क्रिया, या फिर मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दूं तो मतलब है काम। जो भी काम हो रहा है वो वर्ब है। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूं तो ये वर्ब है। टीचिंग इज वर्ब। आप सुन रहे हैं, सुनना वर्ब है। आप लिख रहे हैं, लिखना वर्ब है। आप सो रहे हैं तो सोना भी वर्ब है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी कभी भी रेस्ट मोड पे नहीं जाती। हम लोग मशीन नहीं हैं। जो मशीन्स होती हैं उन्हें ऑफ कर दिया जाए तो वो रेस्ट मोड पे चले जाते हैं, मगर इंसान जो है वो हमेशा वर्क करता है, क्योंकि आपका कोई ना कोई जो और सेंस है वो वर्क करता है। आप सोते वक्त भी आपका ब्रेन वर्क कर रहा है, आपका हार्ट बीट कर रहा है, आप ब्रीद कर रहे हो। तो हम लोग कभी भी रेस्ट मोड पे नहीं जाते। तो वर्ब क्या होता है, एक्शन या फिर काम। सिंपल है, आप इसको लेके चलिए, काम। कोई भी काम हो रहा है दैट इज वर्ब। और ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस को फुलफिल करता है। जैसे मैं बोलूँगी आई एम टॉकिंग, मैं बात करती हूँ। टॉक इज वर्ब, ठीक है। ये आईएनजी क्यों लगा, ये आपको आपके टेंसेस सिखाते हैं। आगे जैसे जैसे इन वीडियो सेक्शंस में हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी ये फॉर्म्स कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। आई, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, मेरे बारे में बात हो रही है, इसीलिए सब्जेक्ट कौन है, आई है। टॉक वर्ब है, आईएनजी क्यों लगा ये मैं बाद में बताऊंगी। और अगर मैं बोलूँ कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू, तो यू जो है वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। आप कौन सा रोल प्ले कर रहे हो, ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ये हमारा बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन का रूल है, जो आप किसी भी टेंस में चले जाइए आपको इसको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है उसका सेंटेंस फॉर्मेशन का रूल क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल जो है वो है सब्जेक्ट, जो हमने अभी यहाँ सीख लिया। ये सब्जेक्ट क्या होता है, उसके बाद V1 यानी कि वर्ब का पहला फॉर्म। और अगर आपको याद नहीं है कि वर्ब की फॉर्म्स क्या है तो मैं वापस रिपीट करूँगी, प्लीज़ आप वो वीडियोज़ देख लो ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं एक सिंपल सा यहाँ पर लिख रही हूँ एग्जाम्पल, ताकि यहाँ पर आप इसको
समझ पाओ। गो वेंट गॉन ये वर्ब का V1 फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ES/S प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, देखो सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया और ऑब्जेक्ट भी आ गया। अब जो नया है हमारे पास वो ये है ES और S। इसको समझने के लिए सिंपल सा बताऊंगी। आपने गो को भी देखा है, पढ़ा है, सुना है, आपने गोज भी देखा होगा, आपने प्ले भी देखा होगा और आपने प्लेज को भी पढ़ा है रीडिंग करते हुए या फिर कुछ भी करते हुए। तो जिस भी केस में आप लोगों ने कभी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ये ES या फिर ये S देखा है, वो जब भी अप्लाई हुआ है तो इस रूल की वजह से अप्लाई हुआ है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए मेरे को वापस बोलना पड़ेगा कि आपको वो वीडियोस ज़रूर देखने हैं, तभी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्या पूरी ग्रामर को तभी समझ पाओगे अगर आप वो फर्स्ट 2 वीडियोस देख लो। तो वो फर्स्ट 2 वीडियोस आपको ज़रूर देखने हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ज़रूर दे दूंगी। आप वो वीडियोस देखेंगे तो आपको ये सारा कुछ समझ में आ जाएगा जो मैं बता रही हूँ। गाइस देखिए क्या होता है कि आपने अभी तक टेंसेस को पढ़ा है, लेकिन आप सीधा अटैक करते हो रूल को क्रैम करने में, और आपको रूल क्रैम कर लेते हो तो फिर कुछ सेंटेंसेस तो बना पाते हो, लेकिन जब आपको इंग्लिश स्पीकिंग के लिए करना है, जगह आपको खुद से बात करना है, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाते हो और आपको वो भूल जाता है। और फिर आप एक नया बात सुनते हो कि इंग्लिश में सोचना सीखो, हिंदी में मत सोचो और इंग्लिश में डायरेक्टली बोलो। वो चीज़ इसलिए वर्क नहीं कर पाती क्योंकि आप इसको डिकोड करके समझ ही नहीं पाते। इनके बेसिक्स को पढ़े बिना ही आप सीधा इस पर जंप कर देते हो और आप क्रैम कर लेते हो सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ES प्लस S प्लस ऑब्जेक्ट। ये चीज़ें आपको वैसे याद नहीं होंगी, आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये ES और S का क्या झंझट है, ये सब्जेक्ट जो है इसकी फॉर्म्स कौन सी रहती हैं, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन किसको कहते हैं। जब तक आप इन बातों को नहीं समझ पाओगे तब तक आपको ये भी समझ में नहीं आएगा कि ये क्यों है। तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखना है ताकि आपको डिटेल में समझ आए, मगर अभी के लिए फ़िलहाल के लिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट देके ये वीडियो यहाँ पे कंटिन्यू करूँगी। ठीक, सब्जेक्ट जो है ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में क्लासीफाइड है। ठीक है जी, 3 फॉर्म्स में, 3 पर्सन्स में क्लासीफाइड है। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कर रहा है, इस वक्त मैं बात कर रही हूँ, आई फर्स्ट पर्सन है। और अगर मैं बोलूँगी हम मूवी चलते हैं तो वी में आई जो है वो इंक्लूडेड है, इसलिए आई और वी हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं। सुनने वाला जो है वो सेकंड पर्सन होता है। आप मेरी बात सुन रहे हो तो यू सेकंड पर्सन है। आई, वी और यू के अलावा अपार्ट देन दीज 3 everything, every person, everything okay falls into the category of third person। अब ये किसी का नाम हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो थर्ड पर्सन की कैटेगरी में फॉल करता है। अब वापस हम अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल को देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था ये 4 चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, हैबिचुअल एक्शंस के लिए, रिपीटेटिव एक्शंस के लिए, यूनिवर्सल फैक्ट्स के लिए, और क्या बताया मैंने आपको, जब भी आप कभी किसी चीज़ के लिए पूरी तरह से श्योर नहीं होते, जिसके बारे में आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, उसके केस में भी आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हो। अब जैसे मैं बोलूँगी, सपोज मैं अपनी किसी आदत की बात करती हूँ, तो मैं प्रेफर करती हूँ खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाना, आई प्रेफर दिस। ठीक है, तो मैं बोलूँगी आई लव टू ईट स्वीट्स आफ्टर फूड। ठीक है, तो जब भी मैं खाना लेती हूँ तो उसके बाद मुझे मीठा खाना पसंद है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने यहाँ S क्यों लगा दिया, क्योंकि ये S इस रूल के साथ अप्लाई नहीं होता। स्वीट्स का मतलब होता है मिठाइयाँ। ठीक है, मेरे पास वर्ब ये रहे। ठीक है, मैं पसंद करती हूँ क्या, खाना, क्या, मिठाई, कब, खाने के बाद। ठीक है, तो इसको समझने के लिए यहाँ पे देखेंगे, मैंने आई के साथ लव बोला है। जो भी फर्स्ट वर्ब आता है सब्जेक्ट के बाद, उसके ऊपर ही ये रूल अप्लाई होता है, अदरवाइज ये रूल अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, आई लव, आई फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, आपने यहाँ से टैली कर लो, फर्स्ट पर्सन है आई, तो मैंने आई के साथ लव्स नहीं बोला। पर अगर मैं नाम लिखूँ किसी का, मैं बोलूँगी रोहन। ठीक है, ये थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, मैंने आपको भी बताया। आई, वी और यू के अलावा अगर हम किसी की भी बात करते हैं तो वो थर्ड पर्सन बन जाता है। तो ES और S का जो अप्लाई करने का जो रूल है, ES और S को अप्लाई करने के जो रूल की कंडीशन है वो ये है कि आपका सब्जेक्ट जो है, यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है, वो थर्ड पर्सन होना चाहिए। ठीक है जी, थर्ड पर्सन होना चाहिए। और रोहन जो है ये टैली हो गया कि थर्ड पर्सन है, लेकिन सिर्फ थर्ड पर्सन नहीं होना चाहिए, वो थर्ड पर्सन होने के साथ साथ वो सिंगुलर होना चाहिए। मैं वापस यहाँ पे बोलूँगी, मुझे पता है ये शायद बोरिंग लग रहा हो सुनकर कि मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ कि पहले 2 वीडियोस देख लो, क्योंकि उसमें मैंने आपको सिंगुलर प्लूरल भी समझाया है कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तभी आप अपने वर्ब के साथ ES और S लगाओगे, अदरवाइज नहीं लगाओगे। रोहन ऑफ कोर्स किसी एक इंसान का नाम होगा यहाँ पे, तो मैं जब रोहन के बारे में यही बात कहूँगी तो मैं बोलूँगी रोहन लव्स। ठीक है, रोहन लव्स टू ईट स्वीट्स आफ्टर फूड। ठीक है,
अब आपको समझ आया होगा कि जहाँ पे भी कभी भी आपने ये ES या S देखा होगा वर्ब के साथ, वो आने की जो कंडीशन है वो यही है दैट आपका सब्जेक्ट जो था वो डेफिनेटली थर्ड पर्सन था। ना सिर्फ थर्ड पर्सन था, वो अकेला भी था, सिंगुलर भी था। ठीक है, तो वापस बता देती हूँ, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ES/S प्लस ऑब्जेक्ट। ES और S वो होता है जब भी आपने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ गो गोज प्ले प्लेस देखा होगा। ये जो ES और ये S जो है ये इसी रूल की वजह से अप्लाई हुआ होगा। मुझे पसंद है मिठाई खाना, ये मेरी आदत है गाइज। ठीक है लर्नर्स, ये मेरी आदत है। अपनी आदतें, अपने रिपीटेटिव एक्शंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताते हैं। इसीलिए मैंने बोला आई लव टू ईट स्वीट्स आफ्टर फूड, मेरे को पसंद है। मैं अपनी बात कर रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, इसीलिए यहाँ पे ES और S नहीं आया। पर अगर मैं सब्जेक्ट चेंज कर दूं, अगर रोहन बोल देती हूँ जो कि अपने आप में थर्ड पर्सन है, क्योंकि आई वी और यू नहीं है रोहन, आई वी यू होने आई वी और यू ना होने की कंडीशन में ये रूल अप्लाई होने की चांसेस बन जाते हैं। पर सिर्फ रोहन नहीं देखना मुझे, रोहन के साथ ये भी देखना है कि रोहन अकेला है। रोहन और रोहन के दोस्त अगर मैं बोलती रोहन एंड हिज फ्रेंड्स, तब चीज़ें डिफरेंट हो जाते हैं। रोहन लव्स टू ईट स्वीट्स आफ्टर फूड, क्योंकि रोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर है और ES और S को यूज़ करने का हमारा रूल टैली हो जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पे लव्स बोला। ठीक है, आपको क्लियर हुआ? तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में मुझे ये वीडियो कैसा लग रहा है आपको, और आपको समझ में आ रहा है या नहीं। चलिए गाइस, अब देख लेते हैं हम कुछ प्रैक्टिस सेक्शंस को, ताकि हमें समझ में आ जाए कि कितना क्लियर हुआ और कितना नहीं। अगर आपको कोई सेंटेंस में लेके डाउट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आई विल आंसर एज सून एज पॉसिबल। मैं सैर करने जाती हूँ, ये मेरा रिपीटेटिव एक्शन है, मैं हर रोज़ ऐसा करती हूँ, इसीलिए इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डालूंगी। आई गो फॉर अ वॉक, आई गो फॉर अ वॉक, ES और S क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मैं अकेली हूँ, एक तो ये बात ठीक है, मगर मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। ES और S वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ तभी आएगा जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन होगा। वो गाना गाते हैं, ते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? ज़्यादा लोग हैं। अगर वो गाना गाता है होता तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाता, मगर यहाँ पे गाते हैं, तो मैं बोलूँगी दे सिंग सॉन्ग्स। ठीक है, ये सॉन्ग्स का जो S है ये गाइज हमारे रूल का वर्ब नहीं है, सिंग जो है वो हमारा वर्ब है। हम शिकायत करते हैं, हम, मैंने पीछे ही आपको बताया कि अगर हम बोला जाए, अगर मैं बोलूँ मैं और आप, हम, तो वहाँ पे मैं भी इंक्लूडेड हूँ, और हम हमारा क्या बन जाता है? फर्स्ट पर्सन हम, तो मैं बोलूँगी वी, हम शिकायत करते हैं, वी कंप्लेन। ओके, वी कंप्लेन, हमारा सेंटेंस खत्म हो गया। वी कंप्लेन्स नहीं आएगा, वी कंप्लेनिंग नहीं आएगा। रीज़न इज कि वी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन के साथ वर्ब की ES और S फॉर्म को यूज़ नहीं किया जाता। मैं रोज़ समय पर दफ्तर जाता हूँ, मैं रोज़ समय पर दफ्तर जाता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी हैबिट है, रोज़ रिपीटेडली मैं ये कर रही हूँ, टाइम पे पहुँचती हूँ। तो आई गो टू द ऑफिस ऑन टाइम, मैं हर दिन ऐसा करती हूँ। तो मुझे यहाँ पे एवरीडे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला है कि मैं हर रोज़ समय पर दफ्तर जाती हूँ। अगर मैं इस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट कर देती हूँ तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है बोलने की कि एवरीडे ऐसा होता है। अगर आई गो टू द ऑफिस ऑन टाइम बोल दिया जाता है तो दैट इज़ वेल अंडरस्टूड कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हो। ठीक है, वह लोग पंचायत जाते हैं, ये भी रिपीटेटिव एक्शन है, वो लोग जाया करते हैं। ठीक है, और वो लोग हैं तो प्लूरल फॉर्म में आ गया, यहाँ पे भी ES और S का इस्तेमाल नहीं होगा। तो मैं बोलूँगी दे गो टू पंचायत। ठीक है गाइज, यहाँ पे भी मुझे कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं गो के साथ, क्योंकि अगर ये सिंगुलर होता तो मुझे ES या फिर S इस्तेमाल करना पड़ता, पर यहाँ पे दे है जो कि अपने आप में सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है, मेरा रूल अप्लाई यहाँ पे नहीं होता। रमा खाना बनाती है, रमा की हैबिट है, या फिर रमा रिपीटेडली ये काम करती है, तो यहाँ पे रमा जो है वो हमने देख लिया कि थर्ड पर्सन है, क्योंकि एक इंसान की यहाँ बात हो रही है। तो मैं बोलूँगी रमा कुक्स फूड। यहाँ पे अब आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे कुक्स का इस्तेमाल किया, क्यों? क्योंकि रमा थर्ड पर्सन है। ठीक है, ये आई वी और यू नहीं है, और थर्ड पर्सन के होने के साथ साथ वो अकेली भी है, सिंगुलर भी है, इसीलिए मैंने बोला है रमा कुक्स फूड। ठीक है, अब क्या आपको खीर पसंद है? ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अलग अलग सिनेरियो के सेंटेंसेस हैं। गाइस देखो, हर एक सेंटेंस जो होता है वो अफर्मेटिव होता है। जैसे कि मैंने बोला
आई गो फॉर अ वॉक डेली या फिर आई गो फॉर अ वॉक, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। इसी का नेगेटिव बनाना है कि ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं और डिटेल में बताऊंगी। आज हम सिर्फ प्रैक्टिस करके देखेंगे कि आपको प्रेजेंट टेंस का जो फॉर्मूला है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो फॉर्मूला है, वो कितना क्लियर हुआ है। ठीक है, सेकंड वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट को और डिटेल में समझाऊंगी और बताऊंगी कि किस किस तरह से उसके सेंटेंसेस बनते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होता है, इंटरोगेटिव क्या होता है, इंपेरेटिव क्या होता है। ठीक है गाइस, क्या आपको खीर पसंद है? इस सेंटेंस को मैं यहीं छोड़ दूंगी क्योंकि इसमें आपको डू डज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसको समझाने के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे। ठीक है गाइस, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ। इंग्लिश को मास्टर करने के सफ़र में मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।